हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सी टेट 2020 के लिए, जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दिसंबर 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे, पेपर 2 विज्ञान के लिए, जिसमें साइंस पैडागोजी के सेक्शंस को हमने डील करना है आज के सेशन में। और ये सेट नंबर 6 है प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में। पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए लिंक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वीडियो के आई सेक्शन में ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें शिक्षा फॉर नौकरी को। इसी तरीके के सेशंस ज्वाइन करने के लिए और सी टेट 2020 प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। बस आपको इसी तरीके के सेशन के नोटिफिकेशन वहाँ मिलेंगे, और पीडीएफ जो होगा इस वीडियो का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सिंपल सा आपका लिंक है शिक्षा फॉर नौकरी के नाम से, आप टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका सेशन, और जो रहेगा दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। साइंस पैडागोजी के क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वाई इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस? विज्ञान में औपचारिक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? इट हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट। इट इज़ डायग्नोस्टिक। इट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। डी, इट इज़ ईजी टू कंडक्ट। आंसर कीजिए भाई। औपचारिक मूल्यांकन पता होना चाहिए आपको। दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, एफए बोलते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं एसए। तो साइंस में मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो साइंस में क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है। चीज़ों को डायग्नाइज करके लेके आता है, पता करता है कि बच्चे के में की लर्निंग में कहाँ कमी है, जो साइंस में बच्चा सीखने में कहाँ पर चूक कर रहा है, तो डायग्नाइज करके लेके आएगा प्रॉब्लम्स बच्चे की। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ डायग्नोस्टिक इन नेचर। क्लियर है भाई। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है डायग्नोस्टिक फॉर्म में होता है, और ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करता है, टेस्ट लेता है डायग्नोस्टिक, ठीक है। और इज़ अ रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसमें दोनों तरीके के फॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक प्रोसीजर्स कंडक्ट किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। जो भी लर्निंग प्रोसेस हुई है उसको मॉडिफाई किया जाता है टीचिंग में, और लर्निंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करके स्टूडेंट का जो अटेनमेंट है और जो ध्यान है वो पढ़ाई की ओर लगाया जाता है इस डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज इन स्कूल? इस तरीके के क्वेश्चन हम अपने साइंस मैराथन में भी डिस्कस कर चुके हैं, और देखिए प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो को भाई स्किप ना कीजिए, लास्ट तक देखिए। बहुत ही कंटेंट जो है पैडागोजी का जो कंटेंट है दिसंबर 2018 का साइंस में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वाई आर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज इन स्कूल? विज्ञान स्कूलों में विज्ञान मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं? टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन, टू नर्चर क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट, टू इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। जो साइंस फेयर्स होते हैं वो स्कूलों में क्यों लगाए जाते हैं, उनका क्या मेन मोटिव होता है, बताए भाई। क्या पहला ऑप्शन बोलता है टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन। केवल साइंस फेयर से ही क्या बच्चा अपने स्कोर कर सकता है एग्जामिनेशंस में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। आगे देखते हैं। टू इवेल्युएट स्टूडेंट द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कि बच्चे का मूल्यांकन करना है उसके प्रदर्शन के आधार पर, इसलिए हम साइंस फेयर लगाते हैं? जी नहीं, ये भी बिल्कुल सटीक नहीं है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, क्या केवल विज्ञान फेयर के माध्यम से ही बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है? जी नहीं। बी बोलता है टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स। ये आपको बताना, ये हुआ एक सही ऑप्शन। देखिए क्या बोल रहा है, छात्रों के बीच विज्ञान में रचनात्मकता और प्रयोगों का पोषण करना। तो इस ये करेगा क्या, साइंस जो फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्कूल्स में, तो बच्चों में क्रिएटिविटी लेके आएगा जो फेयर होगा। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट कर रहा है, और ऑब्जर्वेशन जो है बच्चों की वो स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से हट के बच्चा जो है बाहर फील्ड में जाकर कुछ सीख रहा है इन फेयर्स के माध्यम से। अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, एक्सपेरिमेंट करता है बच्चा वहाँ पर, जिससे कि साइंस की जो लर्निंग होती है वो बेहतर बनती है बच्चे में। और इसमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी भी डेवलप होती है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है कि जो साइंस फेयर में चीज़ें देख रहे हैं, विज्ञान मेला में कोई एक्सपेरिमेंट देख रहा है, तो वहाँ से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा करने से ये चीज़ पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 3 देखते हैं। एज ए टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग? एक शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए सबसे उपयुक्त लगता है? ए बोलता है show the use of technology for teaching concept, b give project to the student, c ask the student to perform activity related to the concept, d clarify the students about the concept in the class।
आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। एज ए टीचर, अगर आप एक अध्यापक हैं तो इनमें से कौन सा आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगता है। साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी कहता है, आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। किस चीज़ पर बेस कर रहा है ये ऑप्शन जो है आपका, छात्र को अवधारणाओं से संबंधित गतिविधि कराने के लिए कहें, यानी कि परफॉर्म एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का एक मेन रोल है। देखिए एक्टिविटीज़ जो है टेक्स्ट बुक में जो चीज़ दी गई है उसको भी कनेक्ट करता है और बाहरी दुनिया में जो एक्सपीरियंस है उसको भी लेके आता है, तो दोनों का समन्वय बनाता है एक्टिविटी। तो आज स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे तब बच्चा अपने आप ये भी जानेगा कि उसने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर उसकी लर्निंग में कमी रह गई है जिससे वो एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो बच्चा अपने आप को भी जज करता है यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, व्हाट डज इट मीन्स। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के लिए सही है, इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, साइंस शुड enable the child in learning the process of acquiring scientific knowledge। सी कहता है साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ। ऑप्शन नंबर डी बोलता है साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। पता है भाई एनसीएफ किस चीज़ पर टारगेट करता है, हम कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि एनसीएफ का मेन प्रोविज़न क्या है, किस चीज़ पर टारगेट रहेगा एनसीएफ का। तो देखिए जो राइट आंसर है जिसमें एनसीएफ गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ, इसका मतलब जो एनसीएफ एक्सप्लेन करता है वो ये है, साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि साइंस बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर करे, तैयार करे, विज्ञान को बच्चे को काम की दुनिया के लिए तैयार करना चाहिए, यानी कि बाहरी दुनिया में किस तरीके से आपको अपने एग्जीक्यूट करना है। यानी कि जब बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी करेगा तो उसके बाद में जो उसके रोजगार के अवसर हैं उस पर जाकर अपने रोजगार को कितनी बेहतर तरीके से डील करता है बाहरी दुनिया में। तो ये एनसीएफ बोलता है कि इस तरीके की एजुकेशन बच्चे को दी जानी चाहिए, चाहे वो साइंस में हो, चाहे पैडागॉजी में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मैथ्स में हो, कि वो उसके लिए उपयोगी हो, जीवन उपयोगी हो, जिससे वो अपनी बाहरी दुनिया को अच्छे से डील कर सके। ऐसा ना हो कि जो नॉलेज दी गई है उसको वो किताबी ज्ञान ही बन के रह जाए और उसकी आने वाली लाइफ में वो कोई भी हेल्प ना करे। तो साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ द वर्क। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, बी ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, सी हार्डवर्क, डी ओपन माइंडनेस, इसको हम बोलते हैं ग्रहणशीलता। नॉट पूछा गया है क्वेश्चन में, इसलिए आपको आंसर बिल्कुल केयरफुल्ली करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नॉट लगा है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। आपको ये नहीं बताना गुण है गुण नहीं है, ये बताना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। पहला बोलता है क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ठीक है। दूसरा बोलता है ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, हार्ड वर्क, डी ओपन माइंडनेस। तो देखिए जो सबसे पहले आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं गलत ऑप्शन को। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है ये पूछा गया, तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से गुण हैं। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर ये बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, समस्याओं के दृष्टिकोण में निष्पक्षता होनी चाहिए, ये भी सही है। ओपन माइंडनेस, अगर आपका ग्रहणशीलता होगी तभी आप किसी भी साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। हार्ड वर्क रिमेनिंग रह गया है, तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ऑप्शन नंबर सी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज नॉट दी क्वालिटी, ये क्वालिटी नहीं है कि आप केवल हार्ड वर्क करते रहें और आप साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अचीव कर लेंगे। हार्ड वर्क से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाई हार्ड वर्क एक लेबर भी करता है, तो वो ऐसा कोई साइंटिफिक उसमें दृष्टिकोण डेवलप नहीं हो रहा है, साइंटिफिक क्वालिटी नहीं है। हार्ड वर्क ही करे जाएं आप तो साइंटिफिक क्वालिटी आ जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट मैप्स हैं आपके वो क्लियर होने चाहिए, ओपन माइंडनेस होनी चाहिए और अप्रोच होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये एक क्वालिटीज़ हैं साइंटिफिक एटीट्यूड की। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हार्ड वर्क एक क्वालिटी नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हरी वॉन्ट टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड। हरी कक्षा 6 के छात्रों को परिश्रम गति परिपथ गति सिखाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी विधि हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, बी गिविंग एग्जांपल, सी डेमोन्स्ट्रेशन, डी डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श। बताइए भाई, हरी जो है, हरी एक टीचर है, वो बच्चे क्लास 6 के स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं सर्कुलर मोशन, जिसको हम बोलते हैं परिपथ गति, सर्कुलर मोशन सिखाना चाहते हैं। तो कौन सा मेथड जो है बेस्ट रहेगा
हरी के लिए एक्टिविटी बेस्ड गिविंग एग्जांपल, डिमॉन्स्ट्रेशन या डिस्कशन। भाई डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके आप समझा रहे हैं, या डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे से विचार विमर्श कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं थॉट्स का, और केवल या फिर एग्जांपल्स दे रहे हैं, या उसको एक्टिविटी देकर समझा रहे हैं। तो राइट आंसर कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, बेस्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, यानी कि आप उसको एक्टिविटी दीजिए सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। ये बेस्ट मेथड है सर्कुलर मोशन को टीच करने का एट द लेवल ऑफ 6th क्लास। तो थ्रू दिस एक्टिविटी स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, इस गतिविधि के द्वारा बच्चा समझ पाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 7 को डील करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, to imbibe the values of honesty, integrity and cooperation among the learners, to help the fellow colleagues in getting knowledge of science, D, to get knowledge of science। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर की सीरीज में, जिसमें पैडागोजी के क्वेश्चन को आज हम डील कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, एम बताना है आपको, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है साइंस को सिखाने का बच्चे के लिए। देखिए एक जो ऑप्शन है वो बिल्कुल रिमेनिंग 3 ऑप्शन से बिल्कुल हटके है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कॉर्पोरेशन अमंग द लर्नर्स, शिक्षार्थियों के बीच ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य को आत्मसात करना। तो बी करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये जस्टिफाइड करता है भाई, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बताता है विज्ञान का, ठीक है। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट इज नॉट अ उद्देश्य, ये एक एम नहीं है भाई। टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, ये भी कोई एम नहीं है। टू हेल्प द फेलो कॉलीग्स टू गेटिंग नॉलेज, सब नॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन एम क्या है कि एट लास्ट हमें वैल्यूज़, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ये कुछ मूल तथ्य हैं रिलेटेड टू द साइंस। साइंस इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 8 देखते हैं। द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मीन्स, विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है। ए, मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, बी, रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, सी, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, डी, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। बात कर रहे हैं हम कि जो CCE है उसका मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CDP में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी जितने भी पार्ट होते हैं CDP, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश, हिंदी, पर CCE और NCF ये ऐसे क्वेश्चन है, या RTE हो गया, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाएंगे आपसे, किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन आपके पास ज़रूर रहेगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। आंसर करिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो देखिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस, अगर हम साइंस की बात करें, CCE व्यापक मूल्यांकन की बात करें, तो ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ए इज़ द राइट आंसर। अब इस ए, मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। दूसरा कहता है रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस टू एसेस लर्निंग, इवैल्यूएशन। तो देखिए करेक्ट आंसर जो हमें देना है, CCE को समझ लेते हैं, थोड़ा उससे क्लियर हो जाएगा कि जो हमें एक्टिविटीज़ हैं CCE के माध्यम से, एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस टू लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए हमें एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है। दूसरा एक्सरसाइज, यानी कि उनको क्या करना है, हमें गतिविधियाँ करनी है और उस गतिविधि का अभ्यास करना है, ठीक है। तो मेन एम ऑफ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन बाय टेकिंग नंबर ऑफ स्मॉल टेस्ट। अब ये कैसे हो सकता है, देखिए CCE क्या करती है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि हर एक पड़ाव पर, हर एक फेज़ में बच्चे की जितनी उसने लर्निंग कर ली है उसको एसेस करना। तो वो किस चीज़ के माध्यम से हो सकता है, नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट कीजिए आप, जिससे बच्चे के बारे में आपको पता चल सके, चाहे वो पेपर पेंसिल टेस्ट हो, चाहे एक्टिविटी बेस्ड हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराइए। तो ऑप्शन नंबर बी, रूटीन एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज टू एसेस लर्निंग, ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन साइंस में बताता है कि भाई आपको रूटीन एक्टिविटीज़ रखना है, गैप नहीं करना है बच्चे की एक्टिविटीज़ में, और उसको एक्सरसाइज लगातार देते रहना है, जिससे कि आप एसेस कर सकते हैं कि उसने कितनी लर्निंग कर ली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के दृष्टिकोण का एक कदम नहीं है। नॉट इन्वॉल्व है, यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, अटेम्प्ट टू सॉल्व, ड्राइंग कंक्लूजन, सी, ऑब्जर्वेशन, डी, विजुअलाइजिंग द सिचुएशन। तो राइट आंसर बताएं भाई।
कौन सा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है? फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन को प्राप्त करना, किसी समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त करना। तो अटेम्प्ट टू सॉल्व क्या है? हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब है आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। विजुअलाइजेशन द सिचुएशन मतलब हम प्राइमरी स्टेज पर हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम विजुलाइज करें किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ड्राइंग कंक्लूजन लास्ट स्टेज आ जाती है। अटेम्प्ट टू सॉल्व मिडिल सिचुएशन है। और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि अवलोकन करना। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 डील करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन स्ट्रेटेजी इन साइंस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप पूछा गया है, कौन सा एक कदम है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में सादृश्य रणनीति का एक चरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बी इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट, सी एप्लीकेशन, डी मैप सिमिलैरिटीज। आंसर करें भाई, कौन सा एक स्टेप है एनालॉजी स्ट्रेटजी एंड साइंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्य रणनीति का एक चरण आपको बताना है। प्रेजेंटेशन इन ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन या मैप सिमिलैरिटीज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फटाफट से आप लोग आंसर कर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं मानचित्र समस्याएं, मैप सिमिलैरिटीज। तो जो एनालॉजी होती है उसमें सिमिलैरिटी होती है बिटवीन कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। एनालॉजी जो हेल्प करती है कॉन्सेप्चुअल ब्रिज बिटवीन व्हाट इज़ सिमिलर एंड व्हाट इज़ न्यू। एनालॉजी का मतलब होता है कि ये एक डिफरेंस बताती है बच्चे को कि क्या फैमिलियर है और क्या नया है। बच्चे क्या आपके लिए फैमिलियर है और क्या नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है या न्यू कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेप इन टीचिंग विद एनालॉजी मॉडल्स। इसके कई सारे मॉडल्स होते हैं भाई, कई सारे स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जिसमें से एक चरण आपका मैप सिमिलैरिटीज़ भी आता है। क्लियर है भाई? और काफ़ी सारे चरण हैं इसके, 6 से 7 होते हैं, लेकिन अभी के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर यानी कि दिसंबर से लिए गए, दिसंबर 2018 का पेपर हमने डिस्कस किया है, जिनमें हमने पैडागोजी के क्वेश्चन डील किए हैं। देखिए आप इसमें 10 पैडागोजी के क्वेश्चन थे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो कंटेंट ऑफ साइंस से थे, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो ऑलमोस्ट 18 to 19 क्वेश्चन कंटेंट से थे जो हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशंस एंड प्रिपरेशन करने के लिए। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।